भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरी विशेषता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। उपनिवेश क्या होता है? किसी राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का राजनीतिक कब्जा हो जाए, राजनीतिक स्वामित्व हो जाए, कब्जा हो जाए। किसी एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का क्या हो जाए? राजनीतिक स्वामित्व हो जाए, राजनीतिक कंट्रोल हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद की घटना हम देखते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1600 ईस्वी में भारत की आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और इसका मूल एजेंडा था व्यापार करना। क्या एजेंडा था? व्यापार करना। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा बंगाल का युद्ध हुआ, और किस तरीके से इन्होंने सेना डेवलप करते करते पूरे देश पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और लगभग 250 साल का इन्होंने क्या किया? भारत पर व्यापार किया, और भारत को क्या बनाए रखा? उपनिवेश बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा। यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन पावर की बात करें, या यूं कहें निर्देशों के पालन की बात करें, तो भारत केवल निर्देशों का पालन करता था, और कंट्रोल सिस्टम किसके पास था? ब्रिटेन के पास था। पहले शुरुआती दौर में 1857 से पहले ये नियंत्रण किसके पास था? कंपनी के पास। क्रांति के बाद 1858 में ये नेतृत्व किसके चला गया? ब्रिटेन क्राउन के नीचे चला गया। ब्रिटेन की महारानी यानी कि ब्रिटेन से शासन ये चलने लग गया। तो भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद को सहा है। 250 साल तक हम लोग लगभग गुलाम रहे, जिसमें बहुत सारा खजाना हमने लुटवाया है, पूरा देश बर्बाद हो चुका, सोने की चिड़िया से बिल्कुल अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। हमने बहुत गहरा जख्म इसका सहा है। इसीलिए हम हमेशा अपने उपनिवेशवाद का विरोध तो करते ही करते हैं, साथ में जो देश आज भी गुलाम है उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया, ये दोनों ही देश 91 में आजाद हुए। जब यूएसएसआर प्रणाली का विघटन हुआ तब ये देश स्वतंत्र रूप में आए, और भारत हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध इसीलिए करता है क्योंकि किसी की आजादी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने आजाद रहने का अधिकार होना चाहिए। इसमें साम्राज्यवाद की हम बात करें तो साम्राज्यवाद की नीति का सबसे बड़ा अनुकरणीय देश है वह है चीन। चीन की एक पॉलिसी है, 2 कदम चलो या अतिक्रमण करो, और यदि विरोध हो तो 1 कदम पीछे हो जाओ। ये चीन की पॉलिसी है। चीन हमेशा क्या करता है? अपने पड़ोसियों की जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, और चीन की पॉलिसी है हमेशा 2 कदम पड़ोसी की सीमा में घुस जाओ। यदि वो विरोध नहीं करता तो 2 कदम जमीन आपकी हो गई, यदि वो विरोध करता है तो 1 कदम पीछे हो जाओ। इससे क्या रहेगा? 1 कदम जमीन हमेशा आपके हिस्से में आएगी। जैसे 5 किलोमीटर आप अंदर गए तो 2.5 किलोमीटर आपकी जमीन हो चुकी है, अब वो पीछे हटने वाला वहां से नहीं है। ये पॉलिसी कौन सी है? साम्राज्यवाद विस्तार की है। अनायास ही किसी को युद्ध में घसीटना है, किसी की जमीन छीनना है, अपना साम्राज्य बढ़ाना, ये पॉलिसी किसकी है? चाइना की है। आपने देखा होगा 1950 से लेकर 62 से पहले हमारे संबंध कैसे थे? अच्छे थे। अचानक 62 में क्या हो गया? युद्ध हो गया, और फिर 78 तक हमारे संबंध कैसे रहे? नकारात्मक बंद रहे। इससे लेकर आज तक यानी कि 2014 तक हमारे संबंध कैसे रहे? ठीक ठाक रहे, व्यापार चलता रहा। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने किसका विरोध किया? साम्राज्यवाद का विरोध किया। 1 इंच कोई जमीन हमारी नहीं ले सकता।
चाइना इस भ्रम में था कि आज तक 50 से लेकर आज तक एक 62 को युद्ध को छोड़ दें तो भारत ने कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। चाइना अंदर आया, मार्किंग की, लाल आतंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाल निशान वो छोड़ के जाते हैं, माओवादियों को लाल आतंक भी कहा जाता है। वो अंदर आते थे, बहुत कब्जा उन्होंने किया, बहुत जगह टेंट लगाए, बहुत जगह रेकी की, बहुत जगह पेट्रोलिंग की। भारतीय सेना ने हल्का फुल्का विरोध किया, भारत ने खुलकर कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है इनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और इन्हें चाइना भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा भी जवाब मुझे मिल सकता है। अब चाइना के साथ दिक्कत आ गई, यदि पीछे हटता है तो अंतरराष्ट्रीय जो छवि बनी हुई है, सुपर पावर बनने के वादे कर रहे हैं, वो समाप्त होते हैं। यदि युद्ध लड़ता है तो भारत को बहुत भयंकर टक्कर मिलने वाली है, युद्ध हार भी सकता है। ऐसी स्थिति में चाइना के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई। यदि वो यहाँ स्टेबल रहता है तो उसके पास अनुभव नहीं है कि इतनी हाई चोटियों पर कैसे रहा जाए। भारत का ये नॉर्मल काम है, सियाचिन हम बहुत सालों से फेस कर रहे हैं, 80 के दशक 84 के बाद से हम लोग सियाचिन फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास अनुभव है, हम 5 युद्ध लड़ चुके हैं। चाइना की सेना ने अंतिम युद्ध वियतनाम लड़ा था, वो भी हार का सामना करना पड़ा था। एक छोटा सा देश वियतनाम से चाइना हार जाता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, रियल लाइफ की बात करें तो वास्तव में चाइना आज युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और जो अंतरराष्ट्रीय घेराबंदी चाइना की हुई है, इससे चाइना असमंजस की स्थिति में आ गया है कि बैक फुट पे चले या फ्रंट फुट पर चले, क्योंकि चाइना को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना भयंकर विरोध का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ये साम्राज्यवाद का भी हम लोग विरोध करते हैं और उपनिवेशवाद का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति कौन सी विशेषता हुई, दूसरी विशेषता। इसमें अगली विशेषता अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समर्थन की बात करें तो भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय धरातल पर बने संगठन, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ और जितने भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो भी यूएनओ के भी अलग अलग पार्ट हैं, सुरक्षा परिषद है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आईएमएफ है, विश्व बैंक है, इन सब का समर्थन भारत ने हमेशा किया है। आईएमएफ है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, ये ब्रेटन वुड समझौते से बने थे। आपको ये याद होना चाहिए कि भारत ने जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका खुलकर क्या किया है, समर्थन हमेशा किया है। भारत कभी भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन नहीं करता। पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करता है, चाइना लगातार अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करता है। लेकिन भारत ने, आपको याद होगा, जब यूएनओ बना तो मूल संस्थापक सदस्य थे 51। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था, यूके ने किया, ब्रिटेन ने किया था। 1945 24 अक्टूबर को जब ये बना, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, उसके बाद भारत अपनी सीट का नेतृत्व खुद करने लग गया है। लेकिन हमने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अंतरराष्ट्रीय धरातल पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की उल्लंघन हो, अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन हो। हमने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का विरोध और अंतरराष्ट्रीय नियमों को उल्लंघन के दृष्टि से मापा जा सके। चाहे करगिल युद्ध हो, हमने दुश्मन की सीमा में कभी भी एंट्री नहीं की। चाहे बांग्लादेश संग्राम हो, बांग्लादेश संग्राम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत ने बांग्लादेश को पूरे कब्जे में ले लिया था। चाहता तो अपने अधीन कर सकता था, क्योंकि तीनों तरफ से स्थलीय सीमा भारत की लगती है और चौथी तरफ से समुद्री सीमा हो जाती, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। 47 में अंतरराष्ट्रीय मामले की जब एंट्री, यूएनओ की एंट्री जब जम्मू कश्मीर में हुई, तो भारत यूएनओ की बात मानने को तैयार रहा। लेकिन यूएनओ का जो भेदभावपूर्ण तरीका रहा, उसके कारण हमने अंतरराष्ट्रीय समझौते को नहीं माना। लेकिन बहुत सारी जगह, चाहे सिंधु जल समझौता हो,
ताशकंद समझौता हो, शिमला एग्रीमेंट हो, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने बहुत अच्छे से निभाए हैं, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है। तो भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थक रहा है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमावलियों को बढ़ाने में मदद करता है, और ऐसे विवाद जो दो या दो से ज्यादा देशों के मध्य हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करता है। चाहे डोकलाम विवाद हो, कभी भारत ने बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। भारत का एकमात्र उद्देश्य है शांतिपूर्ण बातचीत, मध्यस्थता, स्थिरता और स्थायित्व के साथ समाधान होना चाहिए, जिससे रिजल्ट्स पॉजिटिव हमेशा निकले। भारत की विदेश नीति की अगली प्रमुख विशेषता है पंचशील का सिद्धांत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद होना चाहिए। 1954 में दो देश, एक चीन और एक भारत, दोनों ने मिलकर एक समझौता किया जो क्या कहलाया, पंचशील का सिद्धांत कहलाया। अगर देखा जाए तो इस समय भारत और चाइना की जो पॉलिसी थी वो थी भाई भाई की, ब्रदर ब्रदर रिलेशंस डेवलपमेंट चल रहे थे, यानी कि हिंदी चीनी क्या है, भाई भाई हैं, और पड़ोस में रहकर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा। चाइना के थे चाउ एन लाई और भारत के थे शास्त्री जी, भारत के थे नेहरू जी। इनके मध्य समझौता हुआ पंचशील का समझौता। इसमें 5 सिद्धांत थे, अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है, भारी बढ़ावा, एक दूसरे को उकसावे की राजनीति नहीं करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, सीमा विवाद को स्थिर रखेंगे, एक दूसरे में सहयोग करेंगे, गुटनिरपेक्षता का समर्थन करेंगे, सैनिक संधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, सैनिक उकसावे की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बहुत सारे 5 महत्वपूर्ण इसमें बिंदु थे, वे सारे आपकी किताब में बाकायदा नोट्स में मैंने आपको पहले ही मेंशन करवा रखा है। तो पंचशील का सिद्धांत क्या है, 5 सिद्धांत इसमें दिए गए थे। समझौता किन किन के मध्य हुआ, भारत और चीन के मध्य हुआ था। कब हुआ, 1954 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ, भारत और चीन के मध्य हुआ। एक तरफ कौन थे, चाउ एन लाई, जो कहाँ के लीडर थे, चाइना के थे। एक तरफ कौन थे, भारत के लीडर कौन थे, नेहरू जी, और इनके मध्य ये समझौता हुआ ताकि दोनों देशों के मध्य स्थिरता आ सके। भारत ने यहाँ पर ही बड़ा धोखा खाया और कहीं ना कहीं भारत पीछे हो गया चाइना के झूठे भरोसे में। इसके कारण भारत ने युद्ध का सामना करना पड़ा। चाइना हमेशा धूर्त है, हमेशा पीछे से वार करता है। इस नीति की विशेषता की बात करें, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, यहां से अपने को बड़ा सवाल देखने को मिलता है। बोर्ड एक बड़ा सवाल यहां से उठाता है और ये सीधा 6 नंबर का सवाल यहां से आता है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इसमें पहली जो विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इससे पहले आपको 2-3 बातें जाननी जरूरी है। पहला, किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई होती है। जैसे बीजेपी के आते ही आक्रामक विदेश नीति की हम बात करते हैं, कांग्रेस के आते ही शांतिपूर्ण विदेश नीति की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के टाइम में कभी भी ऐसा नहीं है कि 71 का युद्ध नहीं लड़ा गया था, लेकिन इतनी आक्रामक पॉलिसी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। विदेश नीति के मामले में अगर हम देखें तो विभिन्न दल अपने स्वभाव के अनुसार विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। बहुत सारे दल अपने विचारों के आधार पर देशों के साथ भी संबंध रखते हैं। जैसे डीएमके की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सब लोग इसके चीन के समर्थक थे, कुछ लोग चीन के विरोधी थे। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो इनमें से ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान के समर्थक भी रहे हैं।
जिनके बयानों को यूएनओ में पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया, भारत विरोधी रूप में इस्तेमाल किया, जीवो और जीने दो। इसका मतलब क्या है कि हम स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, बिना भारी दबाव के जीना चाहते हैं, बाकी किसी को भी परेशान नहीं करने देंगे। हम हर किसी को जीने का अधिकार, उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, हमारे अधिकार को भी कोई डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सीधा अर्थ क्या है? जीवो और जीने दो। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। बड़ा सवाल है, छोटा सवाल आएगा तो भारत की विदेश नीति की विशेषता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या है? जियो और जीने दो। इसका ये शाब्दिक अर्थ मान लीजिए, इसका सारांश मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ क्या होता है? जीवो और जीने दो। भारत कभी भी आगे बढ़कर युद्ध को बढ़ावा नहीं देता। भारत आगे बढ़कर युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है। ऐसा उदाहरण हमने सिंधु जल समझौता, (1971) बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 कारगिल वॉर, 1965 भारत पाक युद्ध। इन सब में हमने देखा कि भारत ने अग्रिम पहल कभी नहीं की। भारत ने शांति का काम किया, भारत ने सुरक्षा की बात कही, सभी लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। भारत हमेशा युद्ध को टालना चाहता है, जिससे आवाम की शांति हो, बहुत आसानी से जीने की अवसर हो, चारों तरफ शांति से खुशहाली हो, विकास में बाधा ना हो, और प्रत्येक व्यक्ति का जो जियो और जीने का अधिकार है, हम भी जिए, पूरे विश्व भी बहुत शांति से जिए, इसका हम लगातार समर्थन करते रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बाधा कैसे देश हैं? पाकिस्तान, टर्की जैसे देश हैं, जो कहीं ना कहीं युद्ध के बिना इनका कार्य चलता ही नहीं है, क्योंकि ये महाशक्तियों के पिछलग्गू देश हैं। कल एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि सर, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई क्या है? ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यूएसएसआर अगर अपने सिलेबस में आता है तो ये भी उसी से हिस्से हैं। 1 मिनट के लिए हम साइड होकर इसको देखते हैं। आपने देखा होगा ये भारत का नक्शा, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा पड़ता है चीन का, ये भाग है चीन का, और ये वाला हिस्सा है यूरोप, रूस का। इसे हम कहते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर में सारे देश आते थे। अभी वर्तमान में रसिया इतना बड़ा है, ये मैं बात कर रहा हूं पहले की, जिसमें ये हिस्सा भी जुड़ गया था। बहुत ध्यान से समझना है, ये हिस्सा भारत का, ये चाइना का, यहाँ ये पाकिस्तान आ गया, ये पूरा हिस्सा किसका है? यूएसएसआर का है। अगर मैं यूएसएसआर को हटा दूं तो ये हिस्सा भी हट जाएगा, ये बाकी एडिशनल जो जोड़ा है वो हट जाएगा। ये दोनों ही देश किसके हिस्से थे? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ के, जिसका विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। कितने टुकड़ों में टूटा था? 15 टुकड़ों में ये देश, ये राष्ट्र, वो समूह जो था अमेरिका के बराबर में जो टक्कर दे रहा था शीत युद्ध में, उसके कितने टुकड़े हुए थे? 15 टुकड़े हुए। सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा रह गया? रसिया रह गया। अब आपको देखना चाहिए, अजरबैजान है यहाँ और आर्मेनिया है यहाँ। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर है। इन दोनों देशों के मध्य क्या है?
एक क्षेत्र है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य क्या है, जम्मू कश्मीर। अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ये है ईसाई बाहुल्य क्षेत्र। ये जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, इस पर किसका कब्जा है, आर्मेनिया का कब्जा है। ये जो विवादित क्षेत्र है, जो लगभग ऐसा बता रहे हैं कि 4000 क्षेत्र का है, 4000 मीटर का ये क्षेत्र है, इस पर क्या है, ये आर्मेनिया का क्या है यहाँ पर कब्जा। आपको ये भी जानना होगा कि भारत से लगभग, पाकिस्तान से लगभग, चीन से लगभग 4000 आसपास की किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये संघर्ष भारत से 4000 किलोमीटर चल रहा है।